अच्छा बेटा, ये आपके पास पहली, ये दूसरी एग्जांपल है। इसमें वो लिखता है कि टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। आपको वो यहाँ क्वेश्चन देता है कि दो आपके पास चार्जेस हैं, और कैसे चार्जेस हैं? अपोजिटली चार्जेस हैं, अपोजिटली चार्ज हैं, और जिनके मैग्नीट्यूड क्यू हैं, और जिनको हमने एक डिस्टेंस 2d के साथ सेपरेट किया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी? एट पॉइंट पी, मिड पॉइंट के ऊपर, बिटवीन देम, उनके दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो हमने फाइंड करना है। अब देखें, इसके लिए हम सबसे पहले हमें इसका पोटेंशियल का किसी एक पॉइंट के ऊपर, जब हमने पोटेंशियल को मेजर करना हो तो किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को मेजर करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है? के क्यू ओवर आर। अब यहाँ मेरे पास बेटा एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये मेरे पास दो जो चार्जेस हैं, दीज आर अपोजिटली चार्ज, ये दोनों अपोजिटली चार्ज हैं। तो यहाँ दोनों को जो दरमियान में डिस्टेंस है वो 2d है, और मिड पॉइंट के ऊपर अगर आप डिस्टेंस देखें, इस साइड पर भी d होगा और इस साइड पर भी d होगा। तो अगर हम पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे होते हैं तो यहाँ मेरे पास दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा, एक पॉजिटिव की वजह से होगा और एक नेगेटिव की वजह से होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर डी होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर डी होगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मिड पॉइंट के ऊपर आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट इज 0। तो पोटेंशियल जो मिड पॉइंट के ऊपर होगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये अक्सर आती भी है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है कि सेंटर अगर दो अपोजिटली चार्ज हों, इक्वल डिस्टेंस के साथ उनको सेपरेट किया गया हो और उनके मिड पॉइंट पर आपने पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो अपोजिट चार्जेस की वजह से उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। और उसके बाद आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊपर कीजिएगा। अब देखें, हमें एक चीज पता है। क्या पता है? कि जब हम कोई पॉइंट चार्ज है या कोई चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करवाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो अब ये जो वर्क डन है तो हमें इट मींस कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसे जमीन पर देखते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं। जब आप उस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, आप छोड़ते हैं तो वो वापस जमीन पे चला जाता है। इट मींस जब आपने उसके ऊपर वर्क किया तो उसके अंदर एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर चार्जेस की बात कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे चार्ज होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, और इन चार्जेस की जब हम बात करते हैं, इनके यूनिट की बात करते हैं, तो इनका यूनिट भी आपके पास क्या होगा? छोटा होगा। तो जब हमारे पास छोटी क्वांटिटी आ जाती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी हम जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हम एक छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का ही एक यूनिट है। जैसे आपने एनर्जी का एक बड़ा यूनिट पढ़ा, जूल पढ़ा आप लोगों ने, सीजीएस में आपने एनर्जी का यूनिट अर्ज पढ़ा, एफपीएस में आपने फुट पाउंड पढ़ा। तो अब हम यहाँ जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज की मूवमेंट की बात करेंगे कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो हम जो एक्सप्रेस करते हैं, जिस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, उस यूनिट को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब जरा देखें इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, उसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? स्टोर होती है। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है कि आपने एक पार्टिकल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को मूव करवाना है, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपके पास डेल यू आप लोग पहले जानते हैं, जिसमें आपने
पोटेंशियल की बात की थी, पोटेंशियल जो था दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क को आपने क्यू वी कहा था, और आपने कहा था कि ये वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ये एनर्जी के बराबर था जिसे आपने यू से रिप्रेजेंट किया था। तो अब आप एनर्जी को ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू क्यू डेल वी। यहाँ क्यू डेल वी आपके पास है। अब आप इसे क्या करवा रहे हैं, व्हेन पार्टिकल इज मूव फ्रीली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब पार्टिकल जो होता है वो फ्रीली मूव करता है, देन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट द चार्ज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। अगर चार्ज फ्रीली मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ रहा है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपका जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। इसीलिए हम बात करते हैं कि अमाउंट जो आपके पास एनर्जी है वो जब आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हैं। मतलब हम उसकी जो स्पीड होती है उसको क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक रिलेशन देख लेते हैं कि अगर हम जाउल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिलेशन को देखें, वो एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन के, शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन आता है शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जूल आता है, इसको हम अब ड्राइव करने लगे हैं। सर नेक्स्ट। अब देखिए चार्ज को मैंने क्या किया बेटा, हम ये जानते हैं कि अगर चार्जेस जो हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हों, ऊपर से नीचे आ रहे हों, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है और काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन होता है, और इस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये एनर्जी क्यू वी के बराबर है। और हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू ई डेल वी। अब आपको पता है कि जो ई है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक जो वोल्ट होता है बेटा दैट इज इक्वल टू जो इज जॉल पर कूलम। अब यहाँ पर आप इस वोल्ट की जगह के ऊपर जाउल पर कूलम लिख लेंगे तो आपके पास कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, और जो एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻ जाउल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे 1 EV से जाहिर किया जाता है। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एट इट, ये क्या जब करता है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है या लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। इन दोनों केसेस के अंदर पोटेंशियल जो होगा, जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे होंगे 1 वोल्ट का, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक और बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमने पढ़े हैं। एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड था। अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में हम न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स के लॉ को डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता भी है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसमें पहला पहला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो जो कूलम फोर्स है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो न्यूटन ने पेश की थी दैट इज इक्वल टू, वो हमारे पास किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। इससे हमें पता चलता है कि फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद दूसरा ये है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज वैल्यू। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है
इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब देखें पावर उसकी माइनस में है और उसकी प्लस में है, तो इट मींस k की वैल्यू बड़ी है और g की वैल्यू छोटी है, ये याद रखिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो आपके पास जो फोर्स होगी दैट इज रिपल्सिव, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स जो होगी वो आपके पास क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। बट जब हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं, मैसेज के दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज अट्रैक्टिव ओनली। जैसे अर्थ है और दूसरा आपके पास सन है, ये मैसेज हैं और इन मैसेज के अंदर क्या है, अट्रैक्शन है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अब उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है दैट इज मीडियम डिपेंडेंट एंड कैन बी शील्डेड। ये हमने शील्ड की बात पहले की थी फ्लक्स में जब हम पढ़ रहे थे, और इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये जो होती है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये भी क्या होती है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जो आप इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में से, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये वीकर फोर्स होती है। मतलब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के असर में आता है तो इट एक्सपीरियंस फोर्स। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो अगर एक बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाई है तो दोनों बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर दोनों बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो फोर्स जो होगी वो एक बॉडी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। तो दोनों बॉडियों का जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट होना क्या होगा, जरूरी होगा। तो ये हमारे पास आज